नमस्कार दोस्तों, आज का प्रश्न है कि अंकेक्षण के विकास का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो चलिए इसके उत्तर की ओर बढ़ते हैं। हम इसके उत्तर को कुछ पॉइंटों के हिसाब से देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी कहानी के द्वारा इसकी शुरुआत करते हैं, यानी सभ्यता के प्रथम चरण से। सभ्यता के प्रथम चरण में लेखा रखने की कला अविकसित थी। दैनिक व्यवहार इतने कम होते थे कि अंकेक्षण की समस्या ही नहीं होती थी। शुरुआत में जो था, इतना ज़्यादा अंकेक्षण का कोई महत्व ही नहीं था, इतना ज़रूरी ही नहीं था, क्योंकि जो लेखा रखने की प्रथा थी बहुत ही कम थी। प्रायः लेखे व्यापारी खुद ही लिखते थे और उनकी जांच भी खुद ही कर लिया करते थे, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रांजैक्शन यानी लेन देन का प्रचार प्रसार ही नहीं था। लेकिन धीरे धीरे इसकी आवश्यकता का अनुभव किया जाने लगा। इतिहास इस बात का साक्षी है, यानी इतिहास में इस चीज़ का वर्णन मिलता है कि प्राचीन समय में लोग अंकेक्षण का प्रयोग करते थे। प्राचीन समय में ग्रीस तथा मिस्र साम्राज्य की जो वृद्धि हुई थी, तो वहाँ के राजाओं ने राजकीय हिसाब किताब की जांच हेतु अंकेक्षण की आवश्यकता का प्रबंध किया था। इसे कोटेशन में कहें अगर, जब एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की विश्वसनीयता यानी भरोसे पर संदेह होने लगता है, तब अंकेक्षण जन्म लेता है ना। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 2, यानी समय परिवर्तन के साथ साथ व्यवसायिक क्रियाओं में वृद्धि होती गई। यानी समय परिवर्तन के साथ साथ व्यवसायिक क्रियाओं में वृद्धि होती गई। तब प्रत्येक व्यवसायी तथा व्यवसायिक संस्था अपने लेन देन का हिसाब किताब रखने लगी। तब से अंकेक्षण सुनने मात्र तक सीमित न रह सका। वास्तव में इसके विकास क्रम में क्रांति लाने का श्रेय दोहरा लेखा प्रणाली यानी डबल एंट्री सिस्टम तथा संयुक्त पूंजी कंपनियों के आगमन को जाता है। सन 1494 में लुकास पेसियोली ने वेनिस में प्रकाशित पुस्तक अपनी डी कंपनसेट में अपने सिद्धांतों का विवेचन किया था। इसकी पुस्तक जो है, यह है इसका नाम डी कंपनसेट स्क्रिप्चर। इस बुक में सिद्धांतों की विवेचना की थी। ठीक है, अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। सन 1932 तक भारत में अंकेक्षण का इतिहास। तो चलिए, सन 1932 तक भारत में अंकेक्षण का इतिहास अप्रैल 1914 से प्रारंभ होता है, जबकि भारतीय कंपनी अधिनियम 1913 में लागू हुआ। इस अधिनियम में ऐसा प्रावधान था कि जिसके अनुसार कंपनी के लिए उसके वार्षिक खातों को अंकेक्षित कराना यानी उसकी ऑडिट कराना अनिवार्य कर दिया गया, और अंकेक्षण के लिए आवश्यक योग्यताओं का उल्लेख भी कर दिया गया, क्योंकि उस समय अंकेक्षक मिल भी नहीं रहे थे और उनकी योग्यताओं का निर्धारण भी नहीं था। इस स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने उसकी योग्यताओं को निर्धारित कर दिया और राज्य सरकार को यह अधिकार दे दिया कि जिसको डबल एंट्री सिस्टम यानी जिसको दोहरा लेखा प्रणाली का समुचित ज्ञान हो, उसको अंकेक्षक नियुक्त कर दिया जाए और उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाए, यानी कि सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट उसे बना दिया जाए। अगर आज के समय में ऐसी व्यवस्था होती तो न जाने कितने लोग अंकेक्षक बन गए होते, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के घूम रहे होते, है ना। तो ये सबसे पहले जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो सर्टिफिकेट था, राज्य सरकार में मुंबई सरकार ने सबसे पहले दिया था। बात करते हैं चौथे पॉइंट की। सन 1932 से लेकर 1949 तक एवं इसके बाद 1959 तक। तो सन 1932 से पहले राज्य सरकार अंकेक्षकों को देखती थी, उनको नियुक्त करती थी, लेकिन इसके 1932 के बाद से केंद्र सरकार का इस ओर ध्यान गया। उसने इसके लिए ऑडिटर सर्टिफिकेट रूल्स बनाए और इन नियमों के आधार पर रजिस्टर्ड अकाउंटेंट की व्यवस्था की। इस व्यवस्था का शुभारंभ किया। रजिस्टर्ड अकाउंटेंट एक उपाधि थी, इस व्यवस्था का केंद्र सरकार ने ही शुभारंभ किया था। ठीक है, फिर उसके बाद में इस उपाधि को प्राप्त करने के पश्चात किसी भी व्यक्ति को अंकेक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकता था। अंकेक्षक की शिक्षा के संबंध में सलाह देने के लिए एक बोर्ड की स्थापना की गई थी। उस बोर्ड का नाम था इंडियन अकाउंटेंसी बोर्ड, अंकेक्षक की शिक्षा के संबंध में। ठीक है, जब ये व्यवस्था स्थापित हो गई तब लोग जो हैं व्यावसायिक स्वतंत्रता की मांग करने लगे कि इसको एक अलग दर्जा ही दे दिया जाए। तो इन लोगों ने 1 मई 1948 को एक प्रस्ताव पास करके लेखा विशेषज्ञ की स्थापना की। ठीक है, इसके बाद लेखा विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट में 4 जुलाई 1948 को सिफारिश की कि देश में कानून के द्वारा
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंट की स्थापना की जाए। सरकार ने इस समितियों की सिफारिशों को स्वीकार करके 1949 में चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 को पास कर दिया। ठीक है, 1949 में 1 जुलाई 1949 को द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की स्थापना नई दिल्ली में हो गई। ठीक, अब पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं। इस इंस्टीट्यूट के प्रबंध को चलाने के लिए एक परिषद का गठन किया गया। इस परिषद के लिए इंस्टीट्यूट के सदस्यों में से चुने हुए 24 सदस्य होते थे, जिन्हें फेलो सदस्यों में से ही चुनना होता था। इसके अलावा केंद्र सरकार जो थी 6 सदस्यों को खुद नॉमिनेट करती थी। ठीक है, और ये जो इस परिषद थी इसमें दो प्रकार के सदस्य थे, एक एसोसिएट, दूसरा फेलो। एसोसिएट कौन होते थे? वे सदस्य होते थे इनका नाम रजिस्टर में लिखा होता था, सदस्यों के रजिस्टर में इनका नाम लिखा होता था। फेलोज वे सदस्य होते थे जिन्हें कुछ निर्धारित शर्तें दी होती थीं, जिनमें कम से कम 5 वर्ष भारत में ये प्रैक्टिस करें और एक निर्धारित फीस दें। काफ़ी चीज़ें शामिल थीं। इसके बाद ये फेलो सदस्य बन जाते थे और अपने नाम के आगे FCA लगा सकते थे। अब बात करें 1959 से अब तक की, भारतवर्ष में लेखाकर्म व्यवसाय को नियंत्रित करने के लिए CA यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट ही केवल एक अधिनियम है, जिसमें महत्वपूर्ण संशोधन 1959 व 1964 में दिए गए थे। इतने लंबे समय से यानी शुरुआत से लेकर आज तक इतने परिवर्तन हुए, इस अंकेक्षण में इतने ज़्यादा परिवर्तन होने के कारण इसका जो सामूहिक प्रभाव आज के अंकेक्षण का वर्तमान स्वरूप परिलक्षित होता है, क्योंकि आज के समय में इतना ज़्यादा इसकी व्यवस्था सुदृढ़ हो गई है। ठीक है, धन्यवाद।